पुष्पेंद्र शर्मा मेरठ के लिए कोई नया नाम नहीं है। पुष्पेंद्र शर्मा ने दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान सभी अखबारों में समान रूप से अपनी सेवाएं दी हैं और अब जब वो अपनी रिटायरमेंट की लाइफ बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनावी परिचर्चा का वो हिस्सा बनते हैं, किसी ना किसी गतिविधि का वो हिस्सा बनते हैं। तो हमने भी उनको आमंत्रित किया ये जानने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सोच रहे हैं, बीएसपी, बीजेपी और इंडिया गठबंधन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, उनका विश्लेषण आपके सामने। निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण और सिटी हलचल की पेशकश। तो हमने जितनी भी राजनीतिक हस्तियों से बातचीत की, सबके अपने अपने ट्रैक, सबके अपने अपने ट्रेंड, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनका अनुभव राजनीति को करीब से देखने का तो है लेकिन राजनीति करने का नहीं है। वो अलग बात है कि हर राजनीतिज्ञ कभी ना कभी उन लोगों के पास आता है जिन लोगों को हमने इस पैनल में शामिल किया है ये जानने के लिए कि चुनाव कैसे जीता जाए। और इसी कड़ी में हम लेकर आ रहे हैं सबसे पहले आपके सामने, आपके साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी को। पुष्पेंद्र शर्मा जी ने जहां पत्रकारिता जगत में अपनी छाप छोड़ी है, वहीं बड़े बड़े अखबार समूहों के साथ उनकी सेवाएं इस तरीके से हम प्रेषित कर सकते हैं जिससे नए लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। अब रिटायरमेंट का दौर है लेकिन रिटायरमेंट के दौर के बाद भी बैटिंग जबरदस्त है। T20 की महेंद्र सिंह धोनी की तरह पुष्पेंद्र शर्मा की बैटिंग जारी है। तो इस बैटिंग के कुछ जलवे आपके सिटी हलचल पर भी। भाई साहब नमस्कार, रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं? के भाई कुछ ज्यादा प्रशंसा कर दी आपने, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, मैं चढ़ गया हूं बहुत ऊपर ना। और चुनावी माहौल है, बड़ी गर्मी है, प्रचंड गर्मी है बाहर के। जी हाँ, लेकिन वो जो लोग आपके यहाँ पे लाइन लगाते थे भाई साहब चुनाव कैसे लड़े, चुनाव कैसे लड़े, अब वो चुनाव के शीर्ष पुरुषों में शामिल हो चुके हैं मेरठ में। सही है, हर एक का देखिए समय होता है। और अगर हमने पत्रकारिता के कैरियर में ग्रोथ ली तो हमारे साथी जो उस समय छात्र राजनीति में थे तो वो भी अपना तरक्की करते चले गए और राजनीति में ऊंचे फलक पर पहुंच गए। चुनाव में हार जीत एक अलग बात है, लेकिन अगर इसमें मैं नाम लूं अपने साथी छात्र नेता का राजकुमार सांगवान का, तो देखिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली। और आज जब धमा चौकड़ी और दल बदलुओं का, पलटू राम का जमाना है, ऐसे में राजकुमार सांगवान एक ही दल के साथ लगे रहे, जिसका परिणाम या जिसका इनाम उन्हें अब जाके जयंत चौधरी ने दिया। जी हाँ, निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण है। जो सवाल मैं सबसे पहले पूछता उसका आगाज कर दिया है पुष्पेंद्र शर्मा जी ने। सर, जीतने की क्या संभावना है राजकुमार सांगवान की? देखिए मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है कि भाई आपको और हमें भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजकुमार सांगवान की एक तो छवि बहुत अच्छी है। फिर इस बार देखिए राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हो गया। इस गठबंधन से उन्हें लाभ मिलेगा। हालांकि वहां पर एक बड़ी चौंकाने वाली चीज हुई, अमरपाल शर्मा जो साहिबाबाद से कभी बसपा से लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट देकर एक वहां पे चुनाव को रोचक बना दिया। ये नहीं रहा कि चुनाव नीरस हो जाए और राजकुमार सांगवान एक तरफ से जीतते चले जाए। तो अमरपाल शर्मा के सहारे समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण कार्ड खेला। फिर बहुजन समाज पार्टी का तो आपको मालूम ही है कि वो ऐसा प्रत्याशी खड़ी करती रही है जिससे कि नुकसान हो जाए गठबंधन को कहीं ना कहीं। लेकिन राजकुमार सांगवान का चुनाव जब शुरू हुआ, जिस दिन पहले दिन डिक्लेयर हुआ, तो लगा था कि बहुत सरल सा सहज सा आदमी कैसे चुनाव लड़ पाएगा, पर मुझे लगता है कि उस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुनाव लड़ाया। हालांकि ये भी सूचनाएं मिलती रही कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो उन्हें बहुत आसानी से हजम नहीं कर पा रहे थे और उनको ये लगता था कि भाई अगर ये जीत गए तो आगे के लिए क्या होगा। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत ने खुद जाके जिस तरह से मेहनत करी, उससे मुझे लगता है कि चुनाव काफी लोकदल यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उनके है तो टक्कर। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे, भविष्यवाणी में नहीं करता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उन्हें एज है। राजकुमार सांगवान का पलड़ा भारी है। टफ फाइट? बहुत टफ फाइट भी नहीं है। अगर ये अमरपाल शर्मा का नाम थोड़े दिन पहले डिक्लेयर हो जाता और अखिलेश इस नाम को पहले देते तो अमरपाल शर्मा एक खाटी पॉलिटिशियन है,
वो चुनाव को और ज्यादा मजबूती से लड़ सकते थे अगर उन्हें पहले से पता होता। हालांकि इसमें मोदी नगर और दूसरी कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व है और ब्राह्मण कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। अब इस बात का उत्तर हमें कल मिलेगा, यानी 4 जून को मिल जाएगा कि कितने ब्राह्मणों ने अमरपाल शर्मा को ब्राह्मण मान के वोट दिया या उसको साइकिल पर मोहर लगाई तो क्या सोचकर लगाई। आप मुझे हर क्वेश्चन के एंड में एक पॉइंट दे रहे हैं। पहले आपने राजकुमार सांगवान दिया, ब्राह्मण दे दिया। ब्राह्मण बदलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है अपने कैंडिडेट को देखते हुआ। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण सारा चला जाएगा। जिसे हम एक शब्द होता है एन ब्लॉक, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण कोर वोटर है। लेकिन अमरपाल शर्मा, मैंने आपके लिए 2 शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए कि वो बड़े खाटी राजनीतिज्ञ हैं, वो इसको जानते हैं। और जो बागपत का इलाका है, खासतौर पे अगर वहां के इतिहास को आप देखेंगे तो वहां पे ब्राह्मणों में और जाटों में थोड़ा सा एक फासला, अदावत शब्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ फासला जरूर रहता था, आमना सामने रहते थे। तो स्थानीय स्तर पे कई जगह ऐसे समीकरण हो जाते हैं जहां पे जो जाति किसी या बिरादरी एक पर्टिकुलर दल की मानी जाती है, वो भी कभी कभी अपना रुख बदल लेती है। तो मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं 6-7 नाम ले रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कहां पर डायरेक्ट बीजेपी को फायदा है। उसमें मेरठ का भी सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और गाजियाबाद, इसमें से बीजेपी कहां पहले शॉट में जीत रही है। गाजियाबाद वहां ब्राह्मणों ने डॉली शर्मा नहीं बहुत दिया, लेकिन के भाई ऐसा होता है कि किसी भी चीज को नापने के लिए कोई तो पैमाना आपको लेना पड़ेगा। और वो पैमाना इस समय क्या हो सकता है, 2019 का लोकसभा चुनाव, पिछला चुनाव। तो पिछले चुनाव की जो लीड है वो बहुत बड़ी लीड थी गाजियाबाद में, और वीके सिंह वहां पे मेरे ख्याल से 5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। तो सारा प्रयास कर ले विपक्ष, लेकिन क्या वो 5 लाख वोटों के अंतर को पार कर लेगा। हालांकि उसमें कई फैक्टर भी जुड़ते हैं। वीके सिंह का टिकट कितने के बाद से, यही मेरा सवाल है। 5.5 लाख से जीतने वाले कैंडिडेट को जब बीजेपी बदलती है तो उसका कास्ट फैक्टर असर नहीं डालता क्या भाई? नहीं, डालता है। उससे कुछ नाराजगी रही। जो धौलाना वाली बेल्ट है, वहां पे जो ठाकुरों का एक गांव है, उनके सारे वहां पे ये सुनाई दिया कि बहुत रोष था। और यहां पर भी आपको याद होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आके 3 सभाएं करनी पड़ी जो उन्होंने ठाकुर बहुल गांवों में की थी, उनकी पंचायत को काउंटर करने के लिए। उसका असर हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि वहां पर ठाकुरों का वोट इतना ज्यादा नहीं है। अगर वो नाराज हुए हों, अवल तो वो उन्होंने 100% विपरीत डाला हो, तो जानकारी ये मिली कि अगर उन्होंने नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से दिखाई तो वोट दूसरी जगह नहीं डाला, फिर वो वोट डालने गए नहीं, उन्होंने एब्सटेन किया, इसीलिए लो वोटिंग परसेंटेज हुई है। हाँ, इसलिए बहुत नुकसान होता मुझे नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि गाजियाबाद की सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान सीट है जी। और यहीं पे आपके मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में तो संघर्ष कैड़ा है, तगड़ा है, संकट है, तगड़ा संघर्ष माना जा रहा है। उसके कई कारण हैं। देखिए, एक ही दिन में कोई चीज तय नहीं होती, उसके लिए हमें फिर पीछे जाना पड़ता है। वहां पर कई सारे कोण हैं, कई एंगल हैं जिन्हें हम कहते हैं, या कई डायमेंशन उन्हें कह लीजिए। हम बात शुरू करते हैं खतौली उपचुनाव से। खतौली उपचुनाव में संजीव बालियान का क्षेत्र, राजकुमार सैनी जो वहां से जीते हुए थे, उनका अयोग्य साबित होकर दोबारा चुनाव होना, और सैनियों का ये कहना या उनके मन में ये धारणा बैठ जाना कि संजीव बालियान ने मदद नहीं करी और इसलिए हमारी बिरादरी का आदमी हार गया, एक कारण। दूसरा कारण, सरदना विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। संगीत सोम के मन में ये शक है उन्हें, या ये संदेह है, जिसे वो कई बार कह चुके, कि संगीत सोम को हराने में या अतुल प्रधान को जिताने में कहीं संजीव बालियान का पर्दे के पीछे से कोई हाथ था। एक वो नाराजगी। दूसरे, जो नाराजगी रूपाला के बयान से शुरू हुई क्षत्रियों की, तो सरदना विधानसभा थोड़ी फंसी, वहां पे हालांकि वोट कम हुए, एक चीज सैनी बिरादरी वाला हो गया। और दूसरी चीज, एक और बड़ी रोचक चीज हुई, बहुजन समाज पार्टी, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, वो ज्यादातर ऐसे प्रत्याशी उतारती थी जो विपक्षी गठबंधन में नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अगर आप मुजफ्फरनगर पर नजर डालेंगे तो वहां दारा सिंह प्रजापति को खड़ा किया। मुझे नहीं मालूम वो कितने वोट लेगा, पर वो जितने भी वोट लेगा
वो भारतीय जनता पार्टी को माइनस करेगा, क्योंकि जो प्रजापति और ये पिछड़ी ओबीसी है वो खाटी तौर पे कोर वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के। तो वहां पे फिर सामने जो प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक, वो भी बड़े तगड़े पॉलिटिशियन हैं और जाट हैं, सेम खाप मतलब है, एक तरफ मलिक खाप हो गई, एक तरफ गटवाला खाप हो गई। और हरेंद्र मलिक हमेशा काम भी करते रहे, ऐसा भी नहीं कि लोगों के लिए उपलब्ध न रहते हों। तो वहां पे मुझे इन सारे कारणों को देखते हुए, इन सारी वजहों को देखते हुए टक्कर कांटे की लगती है। एक बात और इस चुनाव में जो किसी ने नहीं पकड़ी, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, टिकैत फैक्टर। टिकैत फैक्टर पूरा एक्टिव नहीं दिखा, उसका एक्टिव ना दिखना बीजेपी को कमजोर कर गया। देखिए, टिकैत फैक्टर का एक भी स्टेटमेंट नहीं। इसमें के भाई आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आज भी उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भाई मतगणना के बाद तैयार रहे, ये करे वो करे। बावजूद किसान आंदोलन हो, कोई बिरादरी की बात हो, तो टिकैत का जो सिसौली उनकी राजधानी है बाकियों की, वहां के फरमान माने जाते हैं। पर अब तक के इतिहास में पॉलिटिकली अगर उन्होंने कोई फरमान जारी किया या कोई मतलब बात कही, तो उसकी स्वीकार्यता उतनी नहीं है जितनी कि अदरवाइज, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, वहां तो टिकैत परिवार का फरमान चला है, पर इसमें चला नहीं। और वो कहने को तो आशीर्वाद वो सबको दे देते हैं। तो एक कारण तो ये है कि बहुत चला नहीं। और अगर आपकी बात मैं मान भी लेता हूं कि उन्होंने किसी के पक्ष में फरमान दिया होगा, और या वो क्यों साइलेंट हो गए या चुप से हो गए, मुझे लगता है कि इसमें जो जयंत ने पाला बदला चुनाव से पहले, तब उसके बाद मुझे लगता है उन्हें झटका लगा। उन्हें लगा कि भाई किसान आंदोलन में रालोद साथ था, तो वो खुल के विधानसभा चुनावों में उन्होंने एक तरह से खुल के कह भी दिया था, उनके परिवार के एक व्यक्ति को, राजपाल पालियान को टिकट देके जिता भी दिया है। तो ये सारी बातें ऐसी थी जिन्होंने शायद उनको मौन धारण करने पे या थोड़ा सा कदम पीछे खिंचवा दिया टिकट बंधुओं के। कैराना क्या वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने गाजियाबाद का है, ऐसे कैराना को कह सकते हैं कि गठबंधन की सॉलिड सीट? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे कह सकता हूं कि प्रदीप चौधरी से ज्यादा इकरा हसन को वहां प्यार मिलता हुआ दिखाई दिया मुझे। वोटों में बदलेगा? यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब कल मिलेगा। पर इकरा हसन को जिस तरह से वहां पर उसने प्रचार किया और उसे समर्थन मिला और सभी बिरादरियों का समर्थन मिला, वो एक बहुत ही पॉलिश्ड महिला के रूप में निकल कर आई। बड़ी अच्छे से सौम्य तरीके से उसने बातचीत की, इसलिए मुझे लगता है कि उसको प्यार काफी मिला। लेकिन वोटों के लिए फिर वहां की हमें ज्योग्राफी देखनी होगी कैराना की। और जो कैराना का भूगोल है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कैराना 2 जिलों में बटी हुई लोकसभा क्षेत्र है। उसमें सहारनपुर की भी विधानसभा क्षेत्र लगती हैं। और प्रदीप चौधरी जो भी बिरादरी से गुजर है, उन पर यह आरोप लगा कि वो कैराना की उपेक्षा करते रहे और सहारनपुर में ज्यादा रहे। तो उससे तो मुसलमान गुजर है। वो तो देखिए, अगर हम पुराने इतिहास में जाएंगे तो वहां पर तो जब गिनती होती थी वोटों की, अब तो ये बदल गया 2013 के बाद से, खासतौर पे कवाल दंगे के बाद से। नहीं तो उससे पहले जब हम गिना करते थे वोट के भैया, तो हम इतना गिनते थे भाई इतने गुजर हैं, इतने राजपूत हैं, इतने जाट हैं। तो गुजरों और राजपूतों की हम जब गिनते करा करते थे तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। मुस्लिमों को भी अगर मुस्लिम राजपूत है तो मुस्लिम गिना जाता था, और मुस्लिम गुजर थे तो मुस्लिम गुजर ही में गिने जाते थे। और इसीलिए वहां पे हुकुम सिंह जी का जो इतना वर्चस्व रहा इतने दिनों तक, वो इसीलिए रहा कि वहां पे हिंदू मुस्लिम से ज्यादा गुजर और राजपूत अगर थे तो वो हिंदू या मुस्लिम नहीं थे, फिर वो गुजर थे या राजपूत थे। बिल्कुल सही। परिवार का अनदेखा करना बीजेपी को भारी पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रदीप को थोड़ा सा उनके मृगांका के तुलना में बाहरी तो लोग मानते हैं कैराना के लोग, लेकिन पूरी लोकसभा क्षेत्र के तो नहीं मानते। तो उसका असर थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा तो फिर जातीय समीकरण है। और असल बात यह हो गई है कि भाई कि हम लोग चाहे मुद्दों की बात करते रहे, पर अंततः ये भी कड़वी हकीकत है कि मुद्दों पे चुनाव ना होकर वो जातीय समीकरणों पे बदल जाता है किसी ना किसी तरह। और फिर रीजन टू रीजन, हाँ, हर एक क्षेत्र में। और फिर केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है, ऐसी पर्सनैलिटी है कि कई बार लोग सारी बातें भूल के और मोदी जी के नाम पर वोट दे देते हैं। सहारनपुर में भी भूल गए मुसलमान। सहारनपुर में तो बड़ा रोचक चुनाव हुआ के भाई। इमरान मसूद परिवार से आते हैं, वहां की विरासत संभाल रहे हैं,
लेकिन दुर्भाग्य से वो एक बार विधायक बनने के बाद कोई चुनाव जीत नहीं पाए। और ये भी मैंने देखा कि उनकी एक आवाज पे कैसे हजारों लोग जो है सड़क पे आ जाते हैं, बावजूद इसके वो जीत क्यों नहीं पाते। तो उसके कारणों की अगर आप देखें तो पिछली बार बहुत मामूली से अंतर से वो हार गए थे। इस बार उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला है, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी साथ है और बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली को वहां से टिकट मिला, जो काफी धनी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान जैसा करिश्मा कर पाएंगे माजिद अली, मुझे लगता नहीं। और इधर से थोड़ा जो मेरी जानकारी है, चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी वाले हैं, वो छुटमलपुर के हैं। और अगर राजनीति में कोई यारी दोस्ती अगर मानी जाए तो वो इमरान और चंद्रशेखर की है। तो चंद्रशेखर कुछ वोट उन्हें शिफ्ट करा सकते हैं, इमरान को। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा बड़ा मुद्दा भी नहीं है वहां लोकल में जिसे हम कह सकें। इमरान ने वहां पे हर एक बिरादरी को मनाने के लिए यहां तक कह दिया, खूब राम मंदिर की बातें करी, राम की बातें करी, और यहां तक कह दिया कि इस देश में मुस्लिम छोटा भाई है और हिंदू हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने इस तरह से कह के एक सामंजस्य, एक सौहार्द स्थापित करने की कोशिश जरूर करी है। और उन्हें कितना प्यार मिल पाता है, कितना नहीं मिल पाता, ये तो कल पता चलेगा। पर मैं वहां भी टक्कर मानता हूं। मैं दोनों में से किसी की राह को भी बहुत मतलब स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे लगता है कि वहां काफी अच्छा संघर्ष होने वाला है। वही 2019 रिपीट होगा कि फिर एक बार निराशा इमरान को? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर चुनाव तो चुनाव है और जातीय समीकरण अलग है। फिर प्रधानमंत्री मोदी बार बार वहां, मतलब जैसे पश्चिमी यूपी को उन्होंने मथा था, आपको याद है चुनाव प्रचार के समय, उनका क्या नतीजा निकलेगा वो देखने की बात है। पर चुनाव इमरान टक्कर तो बढ़िया दे रहा है, चुनाव बढ़िया लड़ा है इमरान ने। यहाँ इस प्रश्न में फिर आपने एक प्रश्न जोड़ दिया, दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या इमरान फैक्टर नगीना में हेल्प कर रहा है चंद्रशेखर की? मुझे लगता नहीं कि पार्टी लाइन से हटके उन्होंने वहां जाके इमरान ने मदद करी होगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा बड़ी जबरदस्त है कि लेकिन दोस्ती बड़ी जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, इमरान ने उन्हें कोई रास्ते जरूर बताए होंगे और निजी तौर पे जरूर उसकी मदद की होगी। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि उन्होंने बहुत कोशिश करी होगी कि उसकी मदद हो जाए। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेली नगीना की ऐसी सीट है जिसपे 4 कोण में चुनाव हो रहा है। एडवांटेज किसे दे रहे हैं? जेड सिक्योरिटी वाले चंद्रशेखर को या बीजेपी को? देखिए, इस पे कई बार बात हुई और चाहे वो वहां के विधायक ओम कुमार हों, एक नए अधिकारी आ गए हों, चंद्रशेखर ने वहां चुनाव को बड़ा रोचक बना दिया। अगर वो जीतते हैं तो मैं इसे किसी करिश्मे से कम नहीं मानूंगा। थोड़ा सा इनका इतिहास याद कर लेते हैं चंद्रशेखर का। है क्या इनका, इन्होंने आंदोलन किए और बहुत जगह युवाओं को जोड़ा। हमने देखा इनके सम्मेलन बहुत बड़े होते थे, पर वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते थे। बहुत जगह कोशिश हुई। फिर खतौली का उपचुनाव आया, तो खतौली उपचुनाव में हमने भी देखा इनकी सक्रियता भी रही, दलित वोट भी मिले उस समय विपक्ष गठबंधन को, और मदन भैया वहां जीत गए। तो ये वहां पे एक शुरुआत हुई कि इनका उसमें रोल था चंद्रशेखर का, उसे जिताने में। लेकिन जब ये बातें हम विश्लेषक करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती। तो उस समय चंद्रशेखर को उन्हें लेके आना अपने साथ बहुत आसान था। फिर नगीना पे तो एक और इतिहास रचा गया। बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को वहीं से लॉन्च किया, और आकाश आनंद ने अगर किसी को वहां निशाना बनाया तो चंद्रशेखर को बनाया। और उन्होंने कहा कि ये दलित युवाओं को भड़काते हैं, वो तो जेल चले जाएंगे, ये बाद में जेलेगा। हालांकि बाद में आकाश आनंद को विड्रॉ कर लिया मायावती जी ने, और उन्हें उस राजनीतिक पटल पे जिस फलक पे हाइट पे ले जा रहे थे उससे पीछे खींच लिया। लेकिन एंट्री तो वहीं से हुई, यानी कि उस सीट की महत्ता तो इसी से जाहिर है। पर जो आपका सवाल है, लगता तो है कि भाई चंद्रशेखर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, पर जब 4 चकोनीय चुनाव हो जाएगा, चतुष्कोणीय हो गया, तो मुझे लगता है उसका लाभ कहीं, जैसे होता है ना कि वो रोटी तोलने के लिए फिर वो बिल्लियों की लड़ाई में ले गया, तो नहीं, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ अगर मिलेगा तो उसे मिलेगा, नहीं तो चंद्रशेखर रावण जीते। और अब आ जाते हैं बिजनौर। बिजनौर में सबसे ज्यादा, क्योंकि हम तो मेरठ के हैं, हमारे सामने तो
बसपा के कैंडिडेट आ रहे थे जो अचानक बदल के आए, लेकिन चंदन की महक फैली नहीं फैली सर? क्योंकि भाई बिजनौर भी जो उसकी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी है लोकसभा की, वो बड़ी विचित्र है। हस्तनापुर विधानसभा, मेरठ के पास जानसठ, पुरकाजी और 2 विधानसभा वहां की। तो आप देखिए कितना बड़ा एरिया है। और ये अगर आप देखें तो गंगा और गंगा की नहर जो है उसके किनारे किनारे ये उस ज्योग्राफी में फैला हुआ है। और जो कवाल गांव था दंगे वाला 2013 का, वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। संजय चौहान भाई, फादर उनके, दादा उनके राज्यपाल रह चुके। मीरापुर से ये विधायक हैं और रालोद के होते हुए भारतीय जनता पार्टी से या प्रत्याशी बने। तो समीकरण अगर हम देखें तो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों इनके पक्ष में है। लेकिन सामने कौन आ गया? सामने आ गया विजेंद्र सिंह हुड्डा। अब ये कई वजह से चर्चित रहे विजेंद्र सिंह हुड्डा, और इस बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेने से कुछ दिन पहले तक ये लोकदल जो सुनील सिंह वाला लोकदल है उसे ओरिजिनल बताते हुए लगे और भारत रत्न की मांग की चौधरी चरण सिंह के लिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल भी गया और जयंत भारतीय जनता पार्टी में चले गए। थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत पुराना इतिहास नहीं है। तो कैसे जाके विजेंद्र वहां लड़ेंगे? अब विजेंद्र सिंह रहने वाले हैं मावना के, यानी कि हस्तनापुर विधानसभा क्षेत्र के। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी नहीं है। संजय चौहान की बेहतर पृष्ठभूमि है। यह भी है कि वहां पे दलित और अल्पसंख्यक बाहुल सीट मानी जाती है बिजनौर। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे उसे करेगी, क्योंकि भाई रालोद के साथ भी वहां से जो मुस्लिम जुड़ा था वो छिटक जाएगा। तो मुझे लगता है संघर्ष तो काफी है, पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत, उसका काडर वोट, उसकी जो बूथों की मशीनरी है, चुनावी मशीनरी, और संजय चौहान का अपना उस क्षेत्र में रहना, चंदन चौहान का। तो मुझे लगता है कि महक हो सकता है फैले ना फैले। चुनाव बहुत संघर्ष वाला है, लेकिन फिर भी आप मुझसे अगर पूछेंगे, अब एक ही दिन रह गया है, भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पल्ला रालोद का भारी लगता है। महेश शर्मा, नोएडा, क्लियर सीट। ये तो एक ऐसी सीटें हो गई हैं कि भाई कि इनकी तो क्या बात करें, पेटेंट हो गई है। मतलब हाँ, मतलब आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कह देगा भाई ये तो केक वॉक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज वहां कम रहा, और शायद फ्राइडे को था वहां भी इलेक्शन, अगर मुझे याद है। तो वीकेंड मनाने बड़े लोग चले गए, और वहां पे भाई नोएडा और जो सीट है पूरी वो प्रवासियों की ज्यादा है। हालांकि उसमें बुलंदशहर की खुर्जा, जेवर, ये सारी ज्योग्राफी आती है, पर मोटे तौर पे वो सीट एक ऐसी है जो शायद भारतीय जनता पार्टी इस समय पे किसी को भी खड़ा कर देती है। हो सकता है मार्जिन कुछ कम हो जाए, अंतर कुछ कम हो जाए। भाई महेश शर्मा श्रीकांत त्यागी वाले कांड में फंस गए थे, उसमें उनके चर्चा में आ गए थे, और ये लगा था इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन उन पर कोई जादू की छड़ी थी कि वो फिर टिकट ले आए। लग नहीं रहा था कि टिकट ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि नोएडा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान सीट है। निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण में पत्रकारों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने राजनीति का स्कूल चलाया है, हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं पुष्पेंद्र शर्मा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण और वर्तमान में कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े पुष्पेंद्र शर्मा से बेबाक बातचीत। सर, मेरठ में राम का किरदार आते ही हलचल मच गई। हलचल सबसे ज्यादा किसमें मची? बीजेपी में हलचल मची। उस हलचल को लेकर इस चुनाव को देखना क्या सही होगा? बिल्कुल, उससे तो याद रखना ही होगा, और उससे पहले एक और तारीख याद करनी होगी के भाई। और मुझे लगता है कि आपके दर्शक इतने जागरूक हैं कि वो उस तारीख को भूले नहीं होंगे। 22 जनवरी 2024। इस दिन क्या हुआ? इस दिन हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अब पूरे में माहौल बन गया, राममय हो गया। गांव गांव, गली गली, हर घर पे राम की पताकाएं, भगवा पताकाएं दिखाई देने लगी। फिर चर्चा चली मेरठ सीट की, तो ये हुआ कि साहब राजेंद्र अग्रवाल 3 बार रह चुके हैं और इस बार उनका टिकट कट सकता है। और पुराना जीत का मार्जिन भी कम है। उनका जीत का अंतर तीनों बार में कम होता चला गया। हालांकि उन पर कोई ऐसा बड़ा विवाद कभी सामने नहीं आया, पर टिकट तो कटना ही था। उम्र की भी बाध्यता थी और 3 बार हो चुका था, तो उनका टिकट कटना था। तो आएगा कौन? बड़े बड़े नाम आए, बहुत कोशिशें हुई। मेरठ के ही कुछ लोग थे जो दावेदार थे, चाहे वो उसमें
कुछ संगठन के लोग भी थे और एक विधायक भी थे जिन्होंने बहुत कोशिश की कि टिकट हो जाए, लेकिन शायद जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने अरुण गोविल का नाम तय किया और उस पर अपनी मोहर लगा दी। अरुण गोविल का मेरठ से भी नाता है, उनके पिताजी यहाँ तैनात रहे नगर निगम में, खुद उन्होंने यहाँ के जीआईसी से पढ़ाई की और फिर वो भारतीय सिनेमा के पटल पर तब छा गए जब रामायण सीरियल आया। और रामायण सीरियल का टाइम वो था कि जब वो टीवी पे आया करता था तो दिन में एक तरह से सड़कें सूनी हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था। और बीजेपी तब आंदोलनजीवी बन चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लगा कि उधर राम मंदिर और इधर राम का किरदार निभाने वाला अरुण गोविल जब आएगा तो न केवल मेरठ बल्कि शायद आसपास की सीटों पर भी उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पर के भाई, चुनाव से इतर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग राजनीतिज्ञ नहीं होते उनका जब पहली बार सीधे चुनाव में आते हैं और उन्हें ट्रेनिंग नहीं होती पॉलिटिक्स की तो कुछ गलतियां कर जाते हैं। इतनी भारतीय जनता पार्टी की गढ़ माने जाने वाली ये सीट, वो बॉम्बे से आए लेकिन उनको जो उन्होंने लोगों से मिले तो सही, पर लोगों से उनका दिल मिला ऐसा लगा नहीं। कोई एक गैप रह गया, जो लोगों से मिलना था उसमें थोड़ा सा गैप रह गया। एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे, राम की एक्टिंग कर जाते तो सीट जीत जाते। तो लोगों को लगा कि भाई कुछ दिक्कत आ रही है। और उनके बाद भाई जो उनके साथ लक्ष्मण का किरदार किया था, सीता का किरदार दीपिका ने, वो लोग भी आए किस तारीख चुनाव से कुछ ही मतदान से कुछ ही समय पहले आए, उन्होंने अपना एक यहाँ पे और लोगों ने उन पर फूल भी बरसाए, आरती भी की, प्रेजेंटेशन दिया, पर वो इवेंट भी बहुत जोश भर गया हो ऐसा लगा नहीं। दूसरी तरफ अब चलते हैं दूसरे विपक्षी खेमे की तरफ। कौन है सामने? सामने है सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा की अपनी पहचान क्या है? वो है योगेश वर्मा की वाइफ। योगेश वर्मा कौन है? योगेश वर्मा जो हस्तिनापुर से विधायक रह चुके, इंडिपेंडेंट लड़े तो भी एक ताकत उन्होंने अपनी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के इसी गढ़ में अपनी पत्नी सुनीता वर्मा को मेयर बनवा दिया। यानी कि वो एक खाटी पॉलिटिशियन है योगेश वर्मा। और एक बात और जोड़ दूं, निर्विवाद रूप से दलितों के नेता। दलितों के नेता। दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि जो सजातीय वोट है मायावती जी के, उसी जाति से आते हैं। अखिलेश जी ने इतना बड़ा दांव खेला अखिलेश ने कि एक जनरल सीट पे एक दलित को वो टिकट दे दिया। और ये योगेश वर्मा, आपको याद हो तो 2019 में जब आरक्षण की बात चली थी और आंदोलन हुआ था और दलित युवक जेल गए थे तो उसका नेतृत्व इन्होंने किया था और तभी से इनकी इंस्टीट्यूट खुली और एनएसए लगने की बात हुई। यानी ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि बसपा के कोर वोटर में इनकी अपनी बड़ी पकड़ है। तो अगर आप देखेंगे समीकरण, जातीय समीकरण देखेंगे तो आपको लगेगा कि योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के जो कार्डर वोट है यानी कि मुस्लिम वोट, इधर से दलित वोटों में सेंध, प्लस एक जो माइनस हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, उसकी थोड़ी बहुत भरपाई कांग्रेस का वोटर करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कैंडिडेट नहीं उतारा है। चाहे वो जितना भी वोट हो, कम हो, लेकिन वो कांग्रेस का वोट है तो सही और वो जाता है। तो यानी कि चुनाव बन गया बहुत रोचक। अब इसमें एक एंगल और आ गया। देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी के त्यागी तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता है। अच्छा, उन्होंने सोचा होगा मायावती ने, भाई दलित मुस्लिम और ये त्यागी समीकरण सब मिलके सीट उनकी अच्छी बन जाएगी। लेकिन यहाँ अखिलेश ने जो दाव खेला और यहाँ पे दलित को टिकट दे दिया, उससे समीकरण गड़बड़ाए। फिर धीरे धीरे उनका वो पॉलिटिशियन तो है नहीं देवव्रत त्यागी, चुनाव में लगने लगा, हवा बढ़ने लगी, त्यागी साथ आ रहे हैं, दलित साथ आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मतदान आते आते वो जो मेन रेस थी, त्यागी जी शायद उससे बाहर हो गए और चुनाव हुआ योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा और हमारे अरुण गोविल जी के बीच में। चुनाव इतना संघर्ष वाला है, मतदान कम हुआ कि मैं ही नहीं, आप किसी से पूछेंगे कोई दावा नहीं कर सकता। चुनाव बहुत फंसा हुआ है। अगर आप कहेंगे किसका पल्ला भारी है तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो कल एग्जिट पोल आए परसों, अगर ये ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड वाकई सही है, हालांकि एग्जिट पोल में बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं, पर अगर एग्जिट पोल में कोई ऐसी कोई लहर थी जिसे आप और हम नहीं भाप पाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी जीते। अन्यथा यहाँ का चुनावी मुकाबला बहुत संघर्ष वाला है। और योगेश वर्मा की रणनीति और जिस तरह से उन्होंने मतदान कराया, मुझे लगता है कि उनको एज थी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद मैं भी हतप्रभ हूं कि अगर कोई ऐसी कोई लहर चल रही थी
चाहे वो राम मंदिर की लहर थी या मोदी जी की लहर थी, तो फिर मामला नतीजा कुछ बदल सकता है। नजर क्यों नहीं आई ये लहर? हम तो खूब घूमे, खूब जानने की कोशिश करी है, लेकिन ये लहर नदारत थी। हाँ, बीजेपी के पास बैठो, बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं। योगेश वर्मा जी के पास बैठो कि हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, लेकिन ये लहर हमें क्यों नहीं नजर आई? हम तो यही सोच रहे हैं, सारी पत्रकारिता जीवन का अनुभव एक तरफ चला गया कोने में। क्योंकि भाई देखिए, बात अनुभव की नहीं होती, एसी कमरों में बैठने वाले लोग आपको ये धोखा नहीं मानना चाहिए कि आप गए और आपको पता नहीं चला। देखिए, मतदाता कई बार मौन होता है और वो बोल नहीं पाता, कई विवशताएं होती है जिससे नहीं बोल पाता। और जब मतदान कम हुआ तो संघ के पहले चरण के मतदान में संघ वालों के या संघ के जो जुड़े हुए पदाधिकारी थे, उनके चेहरों पर कितना तनाव था ये मैंने पढ़ा है। तो वो और दूसरा चरण आने से पहले उन्होंने बहुत कोशिशें की कि बूथ पर लोग पहुंच जाए, सब हो जाए, फिर भी वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा जो पहले दिखा करता था कि घर घर जाके पर्ची देना, उनकी वोट डलवाना। हालांकि उन्होंने, आपको याद ही है, अरुण गोविल ने चुनाव के मतदान के अगले दिन एक ट्वीट कर दिया था कि अपनों का ही नाम नहीं लिया था उन्होंने, पर इशारा किया था। और इसमें भी बहुत से लोग इस चर्चा को करते भी हैं कि भाई जो स्थानीय दावेदार थे, जो आगे सांसद बनने के दावेदार थे, उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर ये जीत गए और जम गए तो दिक्कत आ सकती है। तो मुझे लगता है वो फैक्टर बहुत ज्यादा तो काम नहीं करता, क्योंकि आदमी एक किसी चेहरे पे नहीं करता, तो पार्टी है, लेकिन थोड़ा बहुत असर उत्साह पे जरूर आया, जिससे चुनाव को और जो है संघर्षपूर्ण बना दिया। इस मेरठ चुनाव में पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है नहीं किया है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। 2014 देख रहा था, 2019 देख रहा था, लेकिन 2024 में एक ऐसा चेहरा मेरठ की बीजेपी से निकल कर आया जो 14 और 19 में अपरोक्ष रूप से मदद करता था। लेकिन एक तरफ एक को गाड़ी प्रदान करना, दूसरी तरफ कमरे में बैठकर दूसरे कैंडिडेट के साथ बातचीत करना, और तीसरी तरफ एक कैंडिडेट को टिकट दिलाने के लिए लखनऊ तक भाग दौड़ करना, क्या वो बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ गया? उस आदमी को क्या बीजेपी ने पहचान लिया है? समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, मैं समझ भी रहा हूं, न समझ मैं भी रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भाई देखिए, संगठन होता है। वो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, आप ऐसा एक बार कल्पना कीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बिना चुनाव लड़के दिखाते, कितने वोट ले लेंगे? उतने ही वोट तो काट पाएंगे। अगर बहुत दम लगा दिया तो वो भी काट नहीं पाएंगे, क्योंकि खुल के सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, इसे हरा दो। अंदर खाने कह सकते हैं, कमरों में बैठ के कह सकते हैं। उसका असर सिर्फ यह है कि उत्साह में कमी, जो उनके कार्यकर्ता रहे होंगे, उनकी टीम रही होगी, वो एक अपना वोट तो डालने चले गए लेकिन 4 को साथ लेके नहीं गए, इतना ही अंतर आया होगा। मैं ये नहीं मान सकता कि वो चुनाव को बदलने की स्थिति रखते। लेकिन पैसा तो उनके पास बहुत, पैसे के बल पे तो वो अब भी कहते हैं कोई पत्रकार मेरे बिना खबर नहीं निकाल सकता, जिस खबर को मैं चाहूं वो रुकवा लूं। नहीं, खैर ये तो उनके दावे हैं, और ये दावे तो हमेशा झूठ भी हो सकते हैं। आप और हम तो उस ईमानदारी की खेप में से निकले हुए हैं। कभी भी आप देखें, इस दावा करने वालों का तो कोई अगर सामने हो जाए तो फिर इस सोच ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। देखिए, वो सोच यही है कि बाहर का आदमी अगर यहाँ पे एक बार जम गया तो आगे की दावेदारी खत्म हो जाएगी। तो उनको ये डर था कि भविष्य में आज नहीं तो अगली बार मुझे टिकट मिल जाएगा, अगली बार मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जीत गए अरुण गोविल, तो फिर उन्हें लगता है कि कहीं दूसरी बार भी नई टिकट ना मिल जाए, या कोई ऐसा ही बॉलीवुड का सितारा ना आने लग जाए। मुझे लगता है ये उनके मन में एक आशंका और शंका रही होगी कि फिर तुम्हारा कैरियर न खत्म हो जाए। इसी के लिए वो ऐसा सब कुछ उन्होंने ऐसे प्रयास किए होंगे। अब लो वोटिंग परसेंटेज पे आते हैं। आप अखबार से भी जुड़े हैं, दैनिक हीरा टाइम्स को आप अपनी विशिष्ट सेवाएं भी दे रहे हैं। मेरी नजर में जो लो वोटिंग परसेंटेज का कारण आया है वो बीजेपी के मंडलाध्यक्ष मठाधीशों का व्यवहार इस लो वोटिंग परसेंटेज में जनता का मनोबल तोड़ने के लिए काम कर गया है कि उनकी चल रही नहीं है तो क्यों वोट दें। क्योंकि भाई ये एक ऐसा सवाल है कि इस पे आप और हम घंटों चर्चा कर सकते हैं और अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि संक्षेप में कहना है और एक लंबी हो गई है वार्ता, दर्शक बोर ना हो जाए, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्ता के साथ साथ कुछ बुराइयां आ जाती हैं दलों में, और जब इतनी बड़ी पार्टी हो जाती है तो वो सबको कुछ दे नहीं सकती। कुछ ही लोग रहेंगे, कोई जिलाध्यक्ष बनेगा, कुछ ही विधायक बनेंगे। अगर 5 सीटें विधायकों की तो 7 तो बन नहीं जाएंगे। किसी को राज्य मंत्री बनाना है तो वो भी लिमिटेड है, मेयर बनाना है तो वो भी लिमिटेड है। लेकिन पदाधिकारी और नेता ज्यादा हो गए जिन्होंने काम किया, तो आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और वो उतनी अपेक्षाएं कोई भी पार्टी पूरी नहीं कर पाती। तो ये जो आपने बात कही, ये संताप
या ये क्लेश, ये क्लेश तभी होता है जब सत्ता में दल आ जाता है। जब तक सत्ता में नहीं रहते तो सब संघर्ष करते हैं। बीजेपी भी इससे छूती नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएसएस की भी नहीं चली। आरएसएस तो बहुत अच्छी है, आप तो आरएसएस को बहुत करीब से जानते हैं, मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। आरएसएस के लिए तो लोग अपनी जिंदगी दे देते हैं, वो इन मंडलाध्यक्षों को और इन लोगों को नहीं रोक पाए इस दुर्व्यवहार के लिए, अभिचार के लिए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, संघ में बहुत अच्छे लोग हैं, निष्ठावान हैं, डेडिकेटेड हैं, जो लगे रहते हैं, पर वहां भी जीवन शैली और कार्यशैली तो बदल ही रही है। क्योंकि भाई देखिए, पहले शंकर आश्रम या दूसरे ऑफिसेज कैसे थे, आज वहां पे सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, गाड़ियां भी हैं। एक बात है, मैंने कहा ना कि सत्ता के साथ साथ, हालांकि वो डायरेक्ट कभी सत्ता में नहीं है आरएसएस, लेकिन सत्ता में भागीदार तो अप्रत्यक्ष रूप से है ही ना, तो वो बुराइयां हर एक में आ जाती है। और दूसरा ये है कि एक लंबी मेहनत करते 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 बाहर का कार्यकर्ता आ गया, बाहर वाले को मिल गया, उसके साथ टीम जुटाना, फिर लोकल जो पदाधिकारी हैं वो उतनी मदद नहीं कर रहे, तो संघ शायद चाहकर भी उतना परिश्रम नहीं कर पाए संघ के लोग जितना वो किया करते थे। अंतिम दो सवाल, क्या इंडिया गठबंधन ने इस बार अपनी पिच पे बैटिंग करी है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। और ये जो एग्जिट पोलों को लेके जो तर्क वितर्क हो रहा है और जो बहस हो रही है, वो उसके पीछे भी ये कारण है। देखिए, आमतौर पर होता यह था कि जो विपक्ष था वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे जाके फंस जाता था और उन्हीं की पिच पे जाके खेलता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को उन आरोपों का या उन दावों का जवाब देना पड़ा जो विपक्ष लगा रहा था, चाहे वो अखिलेश लगा रहे थे या राहुल। जैसे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्हें कहना पड़ा हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। इन्होंने जो न्याय पत्र निकाला, इसके लिए भी उन्होंने आलोचना की। तो ये पहली बार ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इनका जवाब दे रही थी, इनको फॉलो कर रही थी। जबकि अब तक 2014 से लेकर मैंने कभी नहीं देखा था कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की पिच पे ना खेले। वो जो चाहते थे, हिंदू मुस्लिम वो बोल देते थे, मंदिर की बातें बोल देते थे। इस बार विपक्ष काफी सतर्क था और उनकी बातों को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मजबूरन कंट्राडिक्ट करना पड़ा। अखिलेश यादव ने बड़े चुन चुन कर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मैं मेरठ के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं, क्या यह चुनाव का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन तीसरी बार इंडिया गठबंधन ने अपना टिकट बदला था, मात्र 18 घंटे पहले? मैं ये तो नहीं कहता फैसला हो गया था, हाँ, लेकिन जो दिखाई दिया और जो उनका ये दांव था कि नॉर्मल सीट, सामान्य सीट पर एक दलित जाति के कैंडिडेट को या टिकट दे देना, ये सोशल हेलीकॉप्टर से भेजना, ये सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला जो कभी मायावती करती थी, वो उसका उन्होंने नायाब उदाहरण पेश किया और इसी वजह से चुनाव इतना रोचक हो पाया, अन्यथा शायद ना होता। अंतिम दो सवाल, दोनों सीट जीत रहे हैं राहुल गांधी? मुझे लगता है रायबरेली तो जीत जाना चाहिए और वायनाड भी जीत जानी चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश की। अमेठी के बारे में सूचना ये है कि चुनाव काफी रोचक हुआ है, पर परिणाम की जैसी प्रतीक्षा आपके दर्शकों को है ऐसी मुझे भी है। जी। और 10 लाख से जीतेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से? नहीं, जीत के अंतर को लेकर बात हो रही है कि वो वहां पर भाई हार जीत की बात नहीं है। लोग जितने भी विश्लेषक है और लोगों से टारगेट सेट करते हैं ना, 400 पार का टारगेट, बनारस वालों के लिए 10 लाख का टारगेट। मैं 10 लाख की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप वोट सारी देखें, टोटल वोट देखें, तो ये थोड़ा सा जुमला हो जाएगा। लेकिन हाँ, लगता यह है कि वो भारी अंतर से जीत जाएंगे। क्या 400 सीट का ये जो नारा था वो बैकफायर कर गया बीजेपी? देखिए, अब अगर एग्जिट पोल और लोकतंत्र में हमें अपने मतदाताओं को सम्मान तो करना ही पड़ेगा, जो भी उन्होंने फैसला किया है। अगर वो 400 पार का एनडीए को अधिकार दे देते हैं और इतना मत उनको पड़ा है, तो फिर तो हम इसका मजाक नहीं उड़ा सकते। लेकिन किसी भी वार में आप युद्ध में भी अगर जाते हैं के तो जो सेनापति है वो कभी ये थोड़ी कहेगा कि मेरे पास सेना कम है या मैं हार जाऊंगा। वो आपकी अपनी टीम को उसको जोश दिलाने के लिए ये कहता है कि हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ो और मार लो। तो ये उसी तरह की एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई का एक तरीका था कि 400 पार, जिससे विरोधी खेमा थोड़ा हताश हो जाए और आपकी टीम जोश में आ जाए। बैकफायर होगा इसका? मुझे लगता है कि वो जो संविधान वाला मुद्दा आया वो इसी 400 पार से निकला, अन्यथा वो शायद 400 पार की बात इनके पक्ष में रहती, पर कहीं कहीं पे वो मुद्दा बैकफायर करता हुआ दिखा,
जब विपक्ष ने यह कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल दें और संविधान बदलकर आरक्षण समाप्त कर दें। बिल्कुल अंतिम सवाल, एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, समय के साथ साथ एग्जिट पोल बहुत साइंटिफिक हो गए हैं। ओपिनियन पोल्स को तो मैं इतना सही नहीं मानता, पर एग्जिट पोल 75% सही रहे हैं। मैंने जितने भी पढ़े हैं हाल फिलहाल में, उसमें अपवाद है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपवाद है, 2004 का इंडिया शाइनिंग के टाइम का अपवाद है, लेकिन तब में और अब में नदियों में बहुत पानी बह गया, टेक्नोलॉजी तकनीक बहुत बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल काफी हकीकत के करीब होने चाहिए, लेकिन उसे 75% मान के चलिए। यानी कि 75%, 350 का 75% निकाल लें। जी हाँ, ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी, और हमने ये निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण केवल इसलिए किया है जिससे लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था बढ़े और आपको लगे कि ये राजनीति की तरफ जो उंगली उठा देते हैं ना लोग, ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मेहनत का काम है। और इस मेहनत के काम में जब आम आदमी इन्वॉल्व होता है और अपनी उंगली पर निशान लगाता है, तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, किसी को हक नहीं बनता कि वो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कर लोकतंत्र पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये क्वेश्चन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में बदलेगा, फुल स्टॉप पे बदलेगा, कॉमा पे बदलेगा, या 3 डॉट्स पर बदलेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हां, एक और चुनावी विश्लेषण करेंगे, एक और चुनावी विश्लेषण होगा 4 जून के बाद। बने रहिए सिटी हलचल के साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और मैं हूं के, और वहां पर स्टूडियो में है संजय जूनियर और पूरी सिटी हलचल की टीम जो आपको ये कार्यक्रम दिखा रही है। लोकतंत्र को मजबूत करने में अगर किसी ने बड़ी मजबूत भूमिका निभाई है तो वो मीडिया है, और वो हमारा प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और वो आप हैं। तो आइए इस ताकत को एक बार फिर संजोते हैं और कोशिश करते हैं लोकतंत्र को और मजबूत करने की। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।